हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 13.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, 4 क्वेश्चंस बच गए अपने 29, 30, 31 और 32 है ना, 4 क्वेश्चन बच गए तो वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 ये है, लेट A1 A2 ऐसे करते करते AN बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 ऐसे करते करते एक्स माइनस AN ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर ना वो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये जो भी एक्सप्रेशन है तो खास तौर से ये पोलिनोमियल है और उसके फैक्टर्स मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में दे रखा है ना। तो फैक्टर बना के मतलब दे रखा है A1 A2 A3 ये सब इसके जीरोज या फिर क्या बोलते हैं रूट्स हैं इसके। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1। देखो A1 यहाँ पर ऑलरेडी है एफ ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एफ आएगा एफ ऑफ एक्स ऐसे आएगा। फिर क्या बोला है, फॉर सम ए विच इज नॉट इक्वल टू A1 A2 A3 इनमें से किसी की भी बराबर नहीं है ए। यहाँ पे सब क्या पहले से क्या है A1 A2 A3 AN है, लेकिन अब ए नया ले लिया, उसके आगे कुछ नहीं लगा, वो इनमें से किसी के भी बराबर नहीं है। तो हमें बताना है कंप्यूट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल सा ही है, हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पर कोई वैसे भी कोई गड़बड़ फॉर्म तो बनने वाली है नहीं, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 ऐसा कुछ नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि सब कुछ ऊपर की तरफ ही है, न्यूमरेटर ही है अकेला। तो आप इसमें डाल दो, बस पुट करने से ही डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जो मेथड होती है ना डायरेक्टली पुट करने वाली, बस वही लगा दो आप यहाँ पर, लिमिट से वही मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या होगा ये मैंने लिखे रखा, और वो जो बहुत सारी कंडीशंस है कि A1 A2 A3 वो रियल नंबर वगैरह ये सब वो नॉर्मल कंडीशन है, वो हमेशा एकदम सेफ्टी के लिए दे दी जाती है, लिख दी जाती है क्वेश्चन में। तो ये A1 है ना, ये उठाकर एफ ऑफ एक्स में डाल दो आप। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स में डालेंगे तो पहले ये लिख लेता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 एफ ऑफ एक्स की जगह ये पूरा का पूरा लिख देता हूँ मैं एक बार, ऐसा हो गया। अब ये A1 उठा के इसके अंदर पुट कर दो तो ये क्या, ये x की जगह क्या आ जाएगा A1 माइनस A1 की जगह तो A1 आएगा ही आएगा, फिर यहाँ वाले x की जगह A1 माइनस A2 की जगह A2 आएगा आएगा, ऐसे करते करते यहाँ वाले x की जगह A1 माइनस AN तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये A1 माइनस A1 ये क्या बन गया, जीरो बन गया ये, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो जीरो किसी से भी फिर मल्टीप्लाई हो जाए, फिर टोटल आंसर क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। तो इस प्रकार अपना ये पहला वाला हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। अब आते हैं सेकंड पर। तो इसमें दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू A एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू A इसको लिख लेता हूँ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक बार यहाँ पे कंप्लीटली लिख देता हूँ। तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू A और यहाँ पे एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 एक्स माइनस AN ऐसे बन गया सारा। एक्स की जगह क्या डाल दो, A डाल दो, डायरेक्टली पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा A माइनस A1, ये क्या बन जाएगा A माइनस A2, ऐसे करते करते ये क्या बन जाएगा A माइनस AN। बस यही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या ही करेंगे यार सोल्व, है ना, सारी चीज़ें अलग अलग है तो इसको ऐसे रहने दो, ये इसका आंसर बन गया। तो अपना ये वाला भी हो गया और वो वाला भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो तब हम इसको फॉलो करेंगे मोड ऑफ एक्स प्लस वन। जब एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली जीरो हो तब एफ ऑफ एक्स जीरो बन जाएगा। जब x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो, x ग्रेटर देन जीरो, तब हम इसको फॉलो करेंगे मोड ऑफ x माइनस वन। फिर क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो हमें बताना है कि देखो ऐसा ऐसा फंक्शन है, तो a की किन किन वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है ना, मतलब x किस को टेंड करे ताकि एफ ऑफ एक्स क्या हो, उसकी लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो वैसे देखो ये क्वेश्चन ऐसे मतलब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे समझो मोड ऑफ एक्स जो होता है ना, वो अकेला अगर मोड ऑफ एक्स आए, ये केसेस वगैरह ना आए, है ना, ऐसे आ जाए मोड ऑफ एक्स प्लस वन आ गया कोई फंक्शन, तो ये हमेशा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती करती है। चूँकि इस बार ये पीस वाइज फंक्शन है, ऐसे तीन टुकड़े कर रखे हैं, तो हमें इसको ऐसा सोचना पड़ेगा, एक वो एंगल तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ना क्रिटिकल पॉइंट समझते हो आप, क्रिटिकल पॉइंट कि जहाँ पर फंक्शन का नेचर चेंज हो। वैसे मोड ऑफ एक्स का खुद का नेचर जीरो पे चेंज होता है, वो हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये पीस वाइज फंक्शन है, तो यहाँ पे x लेस देन जीरो, x बराबर जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो के अराउंड सारी चीज़ें चेंज हो रही है। x जब जीरो से छोटा होगा तो अब इसको मानेंगे, जीरो पर इसको मानेंगे, जीरो से ज़्यादा भी इसको मानेंगे, है ना।
तो जीरो के अराउंड चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये तो बड़ा क्रुशियल पॉइंट है जीरो, तो हम जीरो पर तो एक बार चेक करेंगे, बाकी और किसी जगह पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या बोल देंगे कि मोड ऑफ एक्स प्लस वन ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, जो एक्स और इनके मोड या प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह से मिलके बना हो ना, उनको हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन अपनी डोमेन में क्या होता है, वो होता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार होता है। तो वो एक स्टेटमेंट डालना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी में भी ऐसा हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 30 मैंने लिख लिया ये पूरा का पूरा। तो अब इसका ना मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे पहले से जो चीज़ें नहीं निकालनी वो तो मैं लिख ही देता हूँ कि क्यों नहीं निकालनी। तो यहाँ पे मैंने बोला हियर मोड ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये, और मोड ऑफ एक्स माइनस वन मतलब ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन एक कैटेगरी होती है जिसमें एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह ये सब चीज़ें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस टाइप की चीज़ें, प्लस माइनस मोड, एक वो रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारी चीज़ें आती रहती है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले अलग होते हैं, वो वहाँ पे फिर साइन एक्स कोस एक्स वो आ ही जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले से अलग होते हैं ये। देयरफॉर these functions will be continuous in their domain, therefore limit will exist at every point in their domain। तो लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे क्या बोला, x लेस देन जीरो है ना, तो -1 -2 -3 -100 यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो होंगे ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस केस के लिए x ग्रेटर देन जीरो, तो आपको ऐसे नहीं कि 5 पर आप लिमिट चेक कर रहे हो, 10 पे लिमिट चेक कर रहे हो ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब एक जो जीरो फंक्शन में जानबूझकर क्या दे रखा है यहाँ पे, बट जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो क्वेश्चन है ना उसने फंक्शन के टुकड़े कर रखे हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट वो क्या है, x बराबर जीरो। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक बार ना, खुद से लिमिट चेक करनी पड़ेगी। वी हैव टू चेक लिमिट ओनली ऑन दिस पॉइंट है ना, यहाँ पे तो चेक करनी ही करनी पड़ेगी। तो चलो इस पर लिमिट चेक करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये चाहिए। अब ये तो एक बड़ा रूप हो गया लिमिट का, यहाँ पर जीरो पर नेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब x जब जीरो से कम होगा, या कितना सा ही कम क्यों ना हो, थोड़ा सा ही कम क्यों ना हो, हमें ऐसे इसको फॉलो करना पड़ेगा। जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जीरो के अराउंड नेचर चेंज हो रहा ना, तो आपको LHL अलग निकालनी पड़ेगी, RHL अलग निकालनी पड़ेगी। क्यों, LHL के लिए आप इसको फॉलो करोगे, RHL के लिए आप इसको फॉलो करोगे, है ना। तो हमें ये ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, इस बार हमें LHL अलग निकालनी पड़ेगी और RHL अलग निकालनी पड़ेगी। तो चलो ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो LHL जीरो पर ये होगी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, है ना, जीरो पर क्या होगी LHL, खास तौर पर जीरो माइनस LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, तो जीरो माइनस आ गया। अच्छा, जीरो से थोड़ा कम होगा तो हम देखो x लेस देन जीरो, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं कौन सी वाली लूँगा, ये वाली लूँगा, मोड ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पुट कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर पुट करते टाइम ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो पुट करोगे ना, तो जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप की तो है नहीं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए, जीरो बाई जीरो, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, या फिर जीरो इंटू इन्फिनाइट, या फिर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ऐसे कुछ भी नहीं बनने वाली, है ना। इनमें से यहाँ पर इस बार कुछ भी नहीं बनने वाली, तो आप डायरेक्ट ही पुट कर दो। जब ये बनती है ना, तब अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि यार जो क्वेश्चन नंबर 25 था, कौन सा था, हाँ 25 और 26, इनके अंदर तो मैंने मोड ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक बार जैसे जीरो माइनस पे चेक कर रहा था, तो एक्स की जगह मैंने जीरो माइनस एच रख दिया था, जीरो प्लस जब चेक कर रहा था तो जीरो प्लस एच रख दिया था। तो वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बन रही थी, ये फॉर्म्स आसानी से हैंडल नहीं होती, तो हम वहाँ पे एकदम मतलब जो कॉन्क्रीट वैल्यू हो सकती है ना उतनी हम पुट करते हैं एकदम, है ना, ऐसी चीज़ें पुट करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो क्या है, ये तो नॉर्मल सा नंबर है, तो भाई इसमें आप जीरो माइनस एच पुट करोगे, एच यहाँ पे बहुत छोटा है, फिर बाद में जाके लिमिट लगाओगे, उससे बढ़िया क्या है, ऐसे पुट कर दो ना, डायरेक्ट ऐसे आंसर मिल जाएगा। देखो एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे जीरो माइनस प्लस वन आ जाएगा, है ना। एक्स की जगह मैंने जीरो माइनस पुट कर दिया, जीरो माइनस कैसा भी नंबर हो, 0.00001 होगा नेगेटिव साइड में, लेकिन कुल मिला के वो जीरो ही होगा, प्लस वन। यहाँ पे पुट करते टाइम ऐसे हम कोई खास तौर पे वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे जो मोटा मोटा क्या लग रहा है, जीरो से थोड़ा सा कम है ना, तो जीरो ही पुट कर देते हैं उसके अंदर, जीरो प्लस वन हो गया, यहाँ पे वन हो गया। लिमिट हम जानते हैं भाई, लिमिट का मतलब अप्रोक्सीमेट होता है,
तो यहाँ पे जो आंसर मिला ना 1, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब आते हैं RHL पर। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर ये होगी RHL इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे, देखो एक्स क्या है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक्स जब 0 से ज़्यादा हो, भले थोड़ा सा हो या फिर खूब सारा ज़्यादा हो, तो हम इसी को फॉलो करेंगे, मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा मोड ऑफ एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। क्या करें, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 का मोड आ जाएगा मतलब ऐसे। तो 0 को मोड माइनस 1, तो ये माइनस 1 ही बच गया, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, 0 का 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो LHL है वो तो क्या ही 1, जो RHL है वो क्या ही माइनस 1। तो हम बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और बाकी जगह करेगी कि नहीं करेगी। क्वेश्चन क्या चल रहा था अपना, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ पर, उसकी लिमिट कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो इधर तो हमने क्लियर कर दिया था कि हर जगह एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फिर जब हमने 0 पे चेक किया 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बस 0 को छोड़ दो, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगी। ये हमें लिखना है ना, बाई वर्ड ऐसा लिखना है हमें। तो वो चीज़ लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स एट एवरी एक्स, सॉरी a है ना, a के बारे में बता रहे, एवरी a बिलोंग्स टू r ना, मतलब कोई सा भी रियल नंबर ले लो, सब जगह एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो माइनस यहाँ पे 0, ऐसा मैंने आंसर दे दिया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फॉर एवरी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये क्या है, a। तो ऐसा ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोल दिया। अब आप जो भी पीछे की तरफ आंसर दे रखा है उसे मैच कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 ये है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, यहाँ पर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर की वैल्यू आ रही है कितनी, पाई, मतलब इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आ रही है। तो हमें बताना है कि यार ये खास तौर पर अगर ये लिमिट इस पर लगे, ओनली इस पर एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना जैसे हम चैप्टर की थ्योरी समझ रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो ये इसकी वैल्यू निकालेंगे भी ना, थोड़ी देर में निकालेंगे। पहले जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि आप एक बार ना ये लिमिट लगाओ तो सही, क्या बनता है देखो, ये लिमिट में लगाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये वाला क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो लिमिट है ना। ऐसा एक और वो था कि कभी भी जैसे लिमिट बाहर की तरफ लगी हुई है और अंदर की तरफ कोई फंक्शन है, तो ये जो लिमिट है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ढूंढ ढूंढ के वहाँ उसके पास चली जाती है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये लिमिट इन्हीं के लिए, यहाँ पे एक्स है ना इसी के लिए है ये लिमिट। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका जो एक्स है उसके लिए है लिमिट। ये एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स है वो 1 को टेंड कर रहा है। तो अगर मैं इनको अलग अलग जगह लगाऊं तो देखो क्या बनेगा, ये इसके पास चला जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस टू की जगह -2 डिवाइड बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 बराबर कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक है, हमें चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स है ना, इसलिए मैं इसको पास में लेके गया। जैसे हमें ये चाहिए ना, ये एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन तो ये रहा, ये जो लिमिट है एक बार उसके पास चली जाएगी, एक बार एक्स स्क्वायर के पास चली जाएगी, क्योंकि एक्स यहीं पे दिख रहे। ये लिमिट 2 के पास जाके क्या करेगी, वहाँ तो एक्स है ही नहीं ना, लिमिट किस पे लग रही है, एक्स पे। क्यों, एक्स क्या होना चाह रहा है, 1 होना चाह रहा है, तो वहाँ तो कोई एक्स है ही नहीं, तो जो 1 होना चाहे, एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर एक्स है, तो ये लिमिट मैंने उसके पास भेज दी ये, और ये लिमिट मैंने एक्स स्क्वायर के पास भेज दी ये, तो ऐसे बन गया। ये तो हमें चाहिए क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो मैं छूंगा नहीं ना, इसको ऐसे रहने दूंगा। खैर नीचे की तरफ तो सोल्व कर ही सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा सोल्व करूँगा तो ऊपर की तरफ तो ये ऐसा आता रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स -2 बटे, नीचे की तरफ अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर चाह रहा है कि यहाँ पे जो एक्स है ना उसकी जगह मैं 1 पुट कर दूँ, है ना। एक्स किसको अप्रोच करना चाह रहा है, 1 को, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा, इधर क्या है -1 है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाएगा। आरएचएस में क्या है, पाई, ये पाई हो गया। अब देखो ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऊपर की तरफ एफ ऑफ एक्स,
ऊपर वाला रख देते, लेकिन एक्चुअली पता नहीं ना यार ये एफ ऑफ एक्स क्या है, हमें क्वेश्चन में दे तो रखा है नहीं, बस इतना सा छोड़ रखा है -2 अपॉन नीचे की तरफ क्या हो गया 1 -1 0 हो गया इक्वल टू पाई। अब एक बार सोचो, ये भी ना कैलकुलेशन का ही पार्ट है, इसको भी आपको आंसर में लिखना है। एक बार सोचो यार कि अगर एफ ऑफ एक्स ये जो एक्सप्रेशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स ये अगर 2 के बराबर नहीं हुआ, मान लो इसकी वैल्यू हो गई 10, तो 10 - 2 8 आएगा, 8 अपॉन 0 इन्फिनिट आएगा, तो पाई के बराबर नहीं हो सकता। ये आ जाए मान लो 5, तो 5 - 2 3, 3/0 वो भी इन्फिनिट आ जाएगा, पाई नहीं होगा। लेकिन अब इसकी वैल्यू मान लो 0 आ जाए, तो 0 - 2 -2 अपॉन 0, तो फिर माइनस का इन्फिनिट आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए, नीचे की तरफ तो 0 है, तो 0 समथिंग अपॉन 0 क्या आंसर देगा, इन्फिनिट आंसर, पाई तो नहीं देगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पाई का नाम ले रखा है, इसका मतलब हमें थोड़ा दिमाग लगा के इसकी कोई खास वैल्यू सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पर, इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, अगर ये जो नंबर है वो 2 के बराबर नहीं होगा, तो वो जो न्यूमरेटर है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 2 के बराबर हो तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। लेकिन मैं दोनों ही चीज़ बताऊंगा, अभी उसको 2 के बराबर वो भी बताऊंगा। तो मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 2 के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये 2 के बराबर नहीं होगा तो ऊपर वाला क्या 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स -2 अपॉन नीचे की तरफ क्या है, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, जो कि कभी भी पाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो पाई के बराबर दे रखा है, तो हमें पाई के बराबर लाने के लिए जो संभव जुगाड़ हो सके वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप ये मान के चल लो कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो होगा क्या, ये कभी भी क्या होगा, ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोई नंबर है जो कि 0 नहीं है ऊपर और नीचे की तरफ 0 है, तो समथिंग नॉट 0 अपॉन समथिंग मतलब एग्जैक्टली 0, या फिर जो भी 0 के आसपास, तो समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा, वो पाई नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए, या ना इस केस को देखते हुए हम क्या बोलेंगे कि अपना जो ये है ना, ये ऐसा संभव ही नहीं है ना, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर वो इन्फिनिट पाई के बराबर, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, दिस इज़ इम्पॉसिबल। अपने सिचुएशन को देखते हुए, ऐसे नहीं हमेशा इम्पॉसिबल है, हो सकता है कभी पॉसिबल ही हो जाए, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखते हुए इन्फिनिट कभी भी पाई के बराबर नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर इन्फिनिट आएगा। तो फिर हमें ऐसा सोचना ही नहीं है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 के बराबर नहीं है, ऐसा हमें सोचना ही नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को 2 के बराबर होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 होने से फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस आपसे बात करूंगा इस बारे में कि 2 होने से फ़ायदा क्या होगा। सोचो, ये जो एक्सप्रेशन हमें निकालना था, है ना, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 2, है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2। तो अगर ये 2 होगा तो ऊपर ये 2 बन जाएगा, 2 - 2 0 बन जाएगा, ऊपर 0 नीचे 0, तो फिर कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और 0/0 फॉर्म बनेगी ना, तो कुछ न कुछ 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जितनी भी उनको हटाने के लिए हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, तो वैसे इसमें भी जुगाड़ लग जाएगा और उससे पाई अपना आ जाएगा। आगे क्या होगा कैलकुलेशन उसमें नहीं जाना, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि ऊपर वाला 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऊपर वाला 0 के अलावा कुछ हो गया तो नीचे वाला तो पक्का 0 होगा, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिट आ जाएगा, पाई कभी भी नहीं आएगा। तो फिर भी एक गुंजाइश के लिए हम छोड़ देते हैं कि ऊपर वाला भी 0 बन जाए, नीचे वाला तो 0 बनेगा ही बनेगा। तो ऊपर वाला 0 बन जाए, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और 0/0 को फॉर्म को अगर हम हटाएंगे तो कहीं ना कहीं पाई आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन सेट ऐसा होगा, अगर पाई लाना ही है, क्वेश्चन में दे रखा पाई तो आ ही जाएगा ना, उसकी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी मतलब गोल को देखते हुए ये बोलना है कि भाई ये जो नंबर है ये 2 के बराबर होगा,
2 - 2 ऊपर वाला भी 0, 1 - 1 नीचे वाला भी 0, 0/0 फॉर्म बन गई। उसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो पाई आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला 0 ना हो ये आपको कतई नहीं सोचना है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 0, ये 0 बनेगा। तो जो हमें चाहते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) वो 2 बन जाएगा, उसका 2 होना ज़रूरी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 ये है, इफ़ f(x) इक्वल टू, ये दे रखा 3 केसेस बना रखे। जब x 0 से कम होगा तब हम इसकी मानेंगे mx² + n। जब x 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से कम, मतलब 0 और 1 के बीच में हो और 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए, तो nx + m ये माना जाएगा लीनियर है। और जब x 1 से बड़ा होगा तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है nx³ + m। तो फिर बोला है फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) एग्जिस्ट। देखो m और n यहाँ पे दूर से दिख रहे हैं तो क्वेश्चन पक्का इसी का होगा। जब भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 28 में भी ये था ना, a और b अननोन डाल रखा था तो a और b पूछ लिए। ऐसे यहाँ पर m और n अननोन है तो m एंड n पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दूर से हमें पता चल जाना चाहिए। फिर क्या बोला है कि देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर इसका ना नेचर चेंज होता हो। जैसे x < 0 हो तो इसको मानोगे, x 0 या 0 से बड़ा हो तो इसको, तो 0 के अराउंड नेचर चेंज हो रहा है ना फंक्शन का। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। और इधर जो भी आपको यहाँ पे जो नंबर दिखाई देता है वो क्रिटिकल पॉइंट है। 0 दिख रहा है इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर 1 भी दिख रहा है। 1 से छोटा होगा तो इसकी मानेंगे, 1 से बड़ा होगा तो इसकी मानेंगे। तो 0 और 1 अपने पास 2 क्रिटिकल केस हो गए। और वहीं पर देखो एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 पर लिमिट पूछ ली, 1 पर लिमिट पूछ ली, और 0 और 1 अपने क्रिटिकल पॉइंट पे भी है। तो 0 और 1 पर हमें वो क्या बोलते हैं, LHL अलग RHL अलग वैसे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 0 पर नेचर चेंज हो रहा है। तो 0 पर लिमिट निकालने का मतलब क्या है, लिमिट ये तो वैसे कंप्लीट होता है लेकिन पीस वाइज फंक्शन है ये, तो 0 पर LHL को अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि LHL इसके तहत आएगा और जो RHL है वो इसके अंतर्गत आएगा। ऐसे ही 1 पर जो LHL है 1 से कम तो वो इसके तहत आएगा, और जो 1 पे RHL है राइट हैंड लिमिट वो इसके तहत आएगी। तो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, ये वाला लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर, ये फंक्शन हो गया, m और n निकालने हैं, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। तो सबसे पहले इस पर आते हैं। चूँकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) एग्जिस्ट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, LHL शुड बी इक्वल टू RHL, मतलब होगा मस्ट बी इक्वल टू RHL। LHL कैसे निकालते हैं, ये बस इसी को फिल कर लो, आगे आंसर आता रहेगा। LHL मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f(x) बराबर इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f(x). तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है x 0 से थोड़ा सा कम है, 0 थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम हो या बहुत बड़ा कम हो, तो x जब लेस देन 0 हो तो इसी को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो f(x) की ज़रूरत है वो ये वाला जो पार्ट है वो फिल करेगा, mx² + n। तो ये सब बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस mx² + n बराबर, इधर आते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f(x). यहाँ वाली जो कमी है वो कौन पूरा करे, मतलब यहाँ कौन आएगा, यहाँ का रोल कौन प्ले करेगा। तो 0 प्लस है, देखो x हम चाहते हैं 0 प्लस रखें, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 के बराबर हो या 0 से थोड़ा ज़्यादा हो, हमें ये वाला केस फॉलो करना चाहिए। क्या है, nx + m। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, nx + m आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करें तो मतलब अब आगे सोल्व करने वाली कुछ बात है नहीं, ये x की वैल्यू जो 0 है ना ये उठाकर इसके अंदर पुट कर दो आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m × 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 - 0 प्लस रखने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप बस डायरेक्ट 0 रखो, प्लस ये आ गया n बराबर, इधर की तरफ 0 रख दो तो n x की जगह 0 प्लस m। तो m 0 ये सब क्या बन गया, ये तो हट गया, ये n बच गया, और ये n × 0 0 हो गया, ये क्या बच गया, m बच गया, तो ये आ गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ये एग्जिस्ट कर रही है तो n बराबर m होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट कर रही है तो आपको ये बोलना है इफ़ दिस एग्जिस्ट देन m शुड बी इक्वल टू n, m है ना, n शुड बी इक्वल टू m। तो ये स्टेटमेंट हो गया इसकी तरफ से। अब इसकी तरफ आते हैं, लिमिट, इसको देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) एग्जिस्ट्स, इसका मतलब कि यहाँ पर LHL RHL बराबर होंगे, LHL शुड बी इक्वल टू LHL, LHS नहीं LHL RHL, ये बराबर होंगे। LHL कैसे निकालेंगे, 1 पे अब इस बार 1 के अराउंड, 1 के नेबरहुड, 1 के आस पड़ोस में चेक करना हमें।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर आर एच एल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस 1 तो 1 से कम, तो देखो एफ ऑफ एक्स ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना हमें। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, देखो एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस है, 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम हो या बहुत कम हो, हम इसको फॉलो करेंगे एन एक्स प्लस एम। तो यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स प्लस एम, और इधर की तरफ ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस इक्वल टू इधर की तरफ क्या आएगा, ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली लेंगे हम एन एक्स क्यूब प्लस एम। क्यों ऐसा क्यों, 1 से देखो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो हम इसको फॉलो करेंगे एन एक्स क्यूब प्लस एम। खैर अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये 1 उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा एन इंटू 1 प्लस एम बराबर, ये 1 उठा के इसमें डाल देंगे तो एन इंटू 1 प्लस ना 1 का क्यूब 1 ही बन जाएगा वापस, और ये एम। तो क्या मिल गया देखो एन प्लस एम बराबर एन प्लस एम, दोनों सेम हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे कट करके 0 बराबर 0 कर दो, लेकिन वो क्या ही करेंगे, उसको छोड़ो, दोनों बराबर है। एन प्लस एम हमेशा एन प्लस एम के बराबर होगा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एम एंड एन। अच्छा क्वेश्चन में ना ये बोला है कि फॉर एनी इंटीजर है ना, इंटीजर ऐसा कुछ बोला है, फॉर वॉट इंटीजर्स, मतलब ये है ना ये इंटीजर्स है, एम भी इंटीजर है, एन भी क्या है इंटीजर है। तो फॉर हमने क्या बोला, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एम एंड एन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर्स है वो हमने देखा नहीं ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल। ठीक है, एक वर्ड की वजह से क्वेश्चन में वो वर्ड डाल रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा बोल रखा है फॉर वॉट इंटीजर्स एम एंड एन, तो कोई सी भी वैल्यू ले लो, तो क्वेश्चन हमें पहले से बोल रखा है इंटीजर से, तो फिर इंटीग्रल वैल्यू ही यहाँ पे हम लेते हुए चलेंगे, वैसे कोई सी भी ले सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज होगी अपनी कौन सी एक्सरसाइज 13.1 आज कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।